नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आधी आबादी की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के सम्मान को आज एक और महिला ने अपनी अहम भूमिका के साथ बढ़ा दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी आनंदीबेन की, जिन्होंने कुछ ही देर पहले नरेंद्र मोदी की जगह लेते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। आज हमारे इस शो में हम बात करेंगे देश की उन 15 महिला मुख्यमंत्रियों की जिन्होंने बखूबी संभाली अपने राज्य की बागडोर। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। आनंदीबेन मफतभाई पटेल ईश्वरना नामे सोगंद लઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે। तो जब महिलाओं के हाथ में आती है बागडोर तो कितनी बढ़ जाती जिम्मेदारी, चुनौतियां किस तरीके से पूरी की जाती हैं, विश्वास कितना और बढ़ जाता है आधी आबादी का। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी होंगे, लेकिन आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके इस कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। नंबर है 0120-2511-063, 1800-180-1525। ऑडियो ठीक है। और हमारे साथ खास मेहमान हैं, नोएडा स्टूडियो से हैं बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव सुधा मलैया जी। सुधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और हमारे साथ यूपी बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह भी होंगी इस चर्चा के दौरान शामिल। लेकिन आज जिस तरह से शपथ ली गई है आनंदीबेन की तरफ से पद और गोपनीयता की, उन्होंने शपथ लेते दौरान क्या कहा वो भी एक बार पहले सुनते हैं। आनंदीबेन मफतभाई पटेल ईश्वरना नामे सोगंद લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં। और इस वक्त यूपी बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह भी हमारे साथ हैं। अनिला जी, स्वागत है आपका भी। सुधा जी, पहला सवाल आपसे ही करना चाहती हूँ। जब महिला मुख्यमंत्री शपथ लेती है, खासतौर पे अगर आनंदीबेन का ही हम जिक्र करें, चूंकि अभी उन्होंने आधे घंटे पहले ही शपथ ली है और एक ऐसे प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में आ चुकी है जिसके विकास के मॉडल को ही देश में आगे रख के बढ़ने की कोशिश की गई है, ऐसे में ये जिम्मेदारी और कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि 3 बार नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे और अब आनंदीबेन को ये मौका मिला है। क्या लग रहा है, चुनौतियां कितनी बड़ी है उनके सामने? देखिए, चुनौती तो वास्तव में दोहरी है। एक तो पहली महिला मुख्यमंत्री बनने की चुनौती है और जिस विकास के मॉडल को मोदी जी ने आगे बढ़ाया उसको बरकरार रखने की और उसे और आगे ऊंचाइयों पर ले जाने की, और जो प्रोजेक्ट्स मोदी जी ने शुरू किए जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का प्रोजेक्ट है या और भी, वो भी आगे ले जाने की। और तीसरी बात यह है कि जो महिलाएं, जब एक महिला मुख्यमंत्री बनती है तो महिलाओं में बड़ी आशा जगती है, महिलाओं को लगता है कि वो और अधिक सशक्त होंगी। एक महिला मुख्यमंत्री एक आइडल के रूप में सामने खड़ी होती तो उनको प्रेरणा मिलती है, वो एक उत्प्रेरक का काम करती है कि कैसे कहां से उठकर महिला भी आगे बढ़ सकती हैं, तो उनको इसमें बहुत संबल मिलता है। लेकिन उनकी आकांक्षाएं भी ज्यादा जाग जाती हैं। मुझे इस दृष्टि से मैं समझना चाहती हूँ कि जैसे 15 मुख्यमंत्री, ये 15वीं मुख्यमंत्री हैं, तो सबसे पहली मुख्यमंत्री हमारी यूपी की, उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी जी हुई और उनका जो कार्यकाल था वो लगभग 4 साल का, मोटा मोटी 4 साल थोड़ा सा रहा। और फिर उसके बाद नंदिनी सतपथी हुई उड़ीसा में। उत्तर प्रदेश में हमारे पास 2 महिला मुख्यमंत्री हुई, सुचेता कृपलानी जी और ये मायावती जी। तो दोनों के कार्यकाल में जब हम अंतर देखते हैं तो मायावती जी का कार्यकाल सुचेता जी से ज्यादा अच्छा रहा, लेकिन वो क्या डिलीवर कर पाई महिलाओं के हित में। कभी कभी जो आशाएं और आकांक्षाएं महिलाओं की बढ़ती हैं कि महिला मुख्यमंत्री होगी तो उनको और ज्यादा सशक्त होंगी और उनको ज्यादा अधिकार मिलेंगे, उनके साथ न्याय होगा, सम्मान होगा, ऐसा अक्सर नहीं, कई बार नहीं भी हुआ है। लेकिन यहाँ सुचेता कृपलानी जी के समय महिलाओं का थोड़ा वो हो रहा था, उस समय आगे बढ़ रहे थे, तो महिलाएं अपने आप स्वतंत्रता के बाद आ रही थी आगे। लेकिन मायावती जी के सामने कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ।
बिहार में राबड़ी देवी ने एक तरीके से महिलाओं की शक्ति को नीचे ले गई। वो उनको केवल एक ऐसे प्रतीक के, जब कभी किसी महिला के सम्मान में खराब बात कहनी होती तो कहते हैं अच्छा तो तुम राबड़ी देवी जैसी ही बन गई हो। तो पंचायत के जो पंचायतों में जैसे सरपंच पति और पंचपति और पार्षद पति, अध्यक्ष पति, तो ऐसे ये मुख्यमंत्री पत्नी के रूप में और उसके रूप में जब सीएम बनी तो उन्होंने एक, उससे महिलाओं के अधिकार नहीं बढ़े, उससे शक्तियां नहीं बढ़ी, एक नाम नीचे हुआ। लेकिन सुषमा स्वराज जब बनी तो वो बहुत कम समय के लिए बनी। उससे पहले जानकी रामचंद्रन तमिलनाडु में बनी तो वो 29 दिनों के लिए केवल बनी। जयललिता, इन सब में जो 4-5 नाम लिए जा सकते हैं, जयललिता जी का लिया जा सकता है, तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उनका नाम लिया जा सकता है। और उमा भारती जी का भी कार्यकाल 1 साल से कम रहा, इसलिए कोई बहुत अचीवमेंट्स की दृष्टि से उनका कोई नहीं है। शीला दीक्षित जी का नाम इसमें सर्वोपरि है, जिस शीला दीक्षित का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। और उनकी दृष्टि से, उसकी दृष्टि से देखा जाए तो, अब क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी था, लेकिन महिलाओं की दृष्टि से देखा जाए तो शीला दीक्षित ने जिस प्रकार से अपनी पार्टी को विरोध के बावजूद भी 3 टर्म्स में बराबर लाती रही, तो एक शीला दीक्षित जी का नाम उत्सव। और मधु जी, ये भी कहा जाता रहा है कि दिल्ली को बहुत हद तक उन्होंने सुधारा भी, फ्लाईओवर्स भी एक कहें तो उनकी ही देन के तौर पर समझा जाता है। देखिए वो प्रोजेक्ट्स तो कुछ पहले से भी चल रहे थे, बिल्कुल, लेकिन चलिए प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना बिल्कुल बहुत जरूरी बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अनिला जी, सवाल आपसे मैं जरा करना चाहती हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है कि आनंदीबेन के लिए ये कहा जाता है कि गुजरात में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो उनके जरिए ही आगे बढ़ी हैं, और इसमें चाहे आप जमीन के स्वामित्व डाटा की बात कर लें, जमीन के रिकॉर्ड को कंप्यूटर करने की बात कर लें, ई जमीन कार्यक्रम की बात कर लें, ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उनके जरिए आगे बढ़े हैं। महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत सारे उनको सशक्त करने के कार्यक्रम किए हैं। ऐसे में समझें कि गुजरात तो चलिए एक है ही है, डेवलप का ही जाता है, लेकिन उसके जरिए देश में और जगह भी जो कार्यक्रम है उनको एक प्रेरणा मिलेगी। कम से कम जो एक काम हो रहा है उससे ही भले ही मोटिवेशन उसको समझा जाए, आगे बढ़ने का एक जरूर मौका मिलेगा। मैं आनंदीबेन के बारे में एक और बात बताना चाहती हूँ कि संगठन में भी उन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया। जब वो भारतीय जनता पार्टी में आई तो उसके बाद उनको सदस्यता प्रभारी बनाया गया, और गुजरात में सदस्यता प्रभारी के रूप में उन्होंने जो बेहतर काम करके दिखाया, उन्होंने पूरे का पूरा मेंबरशिप को कंप्यूटराइज किया। तो शी वाज द फर्स्ट वन इन इंडिया कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को कंप्यूटराइज करके उन्होंने किया गया, और तभी से उनका ग्राफ आगे बढ़ना शुरू हुआ, और उन्होंने संगठन में भी और सरकार में भी अपनी पहचान बनानी शुरू करी। और इस प्रकार से एक महिलाओं के लिए गुजरात में जिस प्रकार से वो मॉडल बनी, वो शिक्षा मंत्री भी रही, उन्होंने बहुत सारे विभाग संभाले, और कहा जाता है कि 10 से ज्यादा विभाग उन्होंने संभाले, 10 मंत्रालयों का, और वो सबसे सीनियर भी हैं। जी बिल्कुल, और शायद इसी का ही एक तजुर्बे को ही ध्यान में रखते हुए बहुत पहले से अंदाजा ये था कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम लोग साल भर पहले उनको बधाई दे चुके थे कि आनंदीबेन अब आप ही सीएम बनोगी। ऐसा आभास लग रहा था, ये कहा जा रहा था कि वो सबसे विश्वसनीय भी समझी जाती थी, यही एक वजह रही जो उनकी शायद कमान उनके हाथ में दी गई है। अनिला जी, यही सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि जब इस तरीके से कोई भी मंत्री जो अपने कार्यभार को बहुत बखूबी निभाता है, जब उसको एक जिम्मेदारी और बड़ी दे दी जाती है, यहाँ पर सिर्फ आनंदीबेन की बात अगर हम कर रहे हैं वो तो ठीक है ही है, लेकिन वो 15वीं महिला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके पहले अगर 14 मुख्यमंत्रियों को और देखें तो आपको क्या लगता है कि उनके रहते हुए कितना बड़ा बदलाव आ गया था? महिलाओं में एक विश्वास की जो भावना होती है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई थी जब प्रदेश की कमान उन लोगों के हाथ में थी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम महिला शब्द जब कहते हैं, महिला जो है एक मल्टीपल काम को संभालने वाली शख्सियत होती है, बेहद वर्सेटाइल पर्सनालिटी होती है। ये कुदरत ने, ईश्वर ने ये हमें वरदान दिया हुआ है। तो इस वरदान को अगर हम भरपूर तरीके से देखें तो चाहे वो घर हो, चाहे वो कार्यालय हो, और कार्यालय किसी प्रकार का भी हो, चाहे वो राजनीतिक कार्यालय हो या किसी भी प्रकार का हो, वहां पे अगर डाइवर्सिटी देखें तो एक शख्सियत जो मल्टीपल तरीके से काम कर सकती है वो होती है महिला। ठीक है, और आप इतिहास के पन्ने पलट कर देख लीजिए, आप प्राचीन भारत से लेकर और ये आधुनिक भारत तक का इतिहास देख लीजिए, जब जब महिला रूलर आई है उसके कार्यकाल को अगर आप बाकी कार्यकाल से, पुरुष कार्यकाल से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको डेफिनेटली एक आपको वहां पे चेंज नजर आएगा। कि
महिला होती है स्वाभाविक तौर पे एक सुशासन प्रिय होती है और वो जानती है कि किसको कहां पर कितनी तवज्जो देनी है, कहां बढ़ाना है और कहां घटाना है। ये सब तो मैं एक महिला के रूप में मैं कहती हूं। और जैसे अभी आपने कहा था कि आनंदीबेन जी एक्सपेक्टेड थी क्योंकि वो विश्वसनीय रहे मोदी जी की, पर इससे ऊपर आप देखिए वो एक बहुत ही सशक्त नेता हैं। शी नोज कि उसको कैसे डिलीवर करना है। मोदी जी का क्राइटेरिया सबसे बड़ा ये रहता है कि जो जिम्मेवारी आपको दी जा रही है वो आप किस प्रकार से पूरी कर रहे हैं। केवल आप विश्वास पात्र हो जाएं ये एलिजिबिलिटी नहीं है। लेकिन अनिला जी, विश्वास भी तभी बनता है जब काम में आप आगे बढ़ जाते हैं, जब आप ये दिखा देते हैं कि नहीं, जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया जा रहा है। तो इसलिए पहले जिम्मेदारी बखूबी आप निभाते हैं तब आप उनके विश्वास पात्र होते हैं। मेरे ख्याल से आप एग्री करेंगे इनसे। बिल्कुल की बात से मैं पूरी सहमति रखती हूँ कि आनंदीबेन ने अपने कार्य से, जैसे मैंने कहा ना, उनकी कार्य क्षमता से जब मोदी जी प्रभावित हुए तभी उन्होंने मतलब जनरल सेक्रेटरी प्रदेश गुजरात प्रदेश भाजपा की भी बनी, तो तभी मतलब महिला से जनरल सेक्रेटरी हमारे यहाँ उस समय प्रदेशों में बहुत कम होती थी, अब तो बहुत ज्यादा है, अब तो पार्टी में भी बहुत है। लेकिन उस समय मतलब इसलिए जिम्मेदारियां उनको दी जाती रही क्योंकि उनके प्रति अटूट, उनके कार्य क्षमता के प्रति, उनके श्रम करने की क्षमता के प्रति, और जैसा कि कल मोदी जी ने कहा भी कि वो कठोर जरूर है लेकिन वो बहुत अनुशासन प्रिय है और अंदर से कोमल है। तो जब हमें आनंद उत्पन्न करने के लिए ये जरूरी है कि हम अनुशासन भी इससे में भी चले, नियमों में भी चले, और अंदर में एक ममत्व का भाव, जिसकी चर्चा अनिला जी कर रही थी कि नारी की जो शक्ति है वो इस बात में है कि उसके अंदर ममत्व, कोमलता भी है, और जहां अनुशासन चाहिए वो अपने बच्चों को सिखाती है। अनिला जी और मधु जी, हमारे साथ एक और दर्शक भी है इस वक्त। सुधा जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, पंकज है हमारे साथ। पंकज, आप भी अपनी राय रखें। Yeah, definitely. Thank you, and I would like to wish all the best to Anandiben because she is the kind of lady जिन्होंने आज तक मैं उनके बारे में पढ़ रहा था कि she was awarded for bravery award. That is one of the best things. शायद ही कोई जानता हो कि ऐसी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है गुजरात की, जो पहली महिला मुख्यमंत्री है, जो कि लाइक ब्रेवरी अवार्ड उनके पास है, वीरता पुरस्कार उनको दिया गया। एंड इट्स जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ अ लेडी की उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। मिस्टर मोदी ने शायद सबसे अच्छा विकल्प चुना एक मुख्यमंत्री के तौर पर, जिन्होंने अपने अचीवमेंट्स और अपने कार्यों के क्षमता के आधार पर उन्हें एक बहुत बड़ा ऑप्शन बनाया गया है, जो कि अगले 5.5 साल तक। बिल्कुल, और इस तरीके से किस तरह से प्रेरणा मिलेगी और महिलाओं को भी, ये भी हम आएंगे। આનંદીબેન મફતભાઈ પટેલ, ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે। तो आज आधी आबादी का विषय हमने लिया हुआ है महिला मुख्यमंत्री। बहुत अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि गुजरात को आज पहली महिला मुख्यमंत्री मिल चुकी है। आनंदीबेन ने कमान संभाल ली है और दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव हैं सुधा मलैया जी, यूपी बीजेपी की प्रवक्ता हैं अनिला सिंह जी। सुधा जी, आप अपनी एक कुछ बात रखना चाह रही थी आनंदीबेन के बारे में कि जो वीरता पुरस्कार उन्हें मिला था उसके संबंध में कुछ चीज आप कहना चाह रही थी, वो बात। हाँ श्वेता, मैं इसलिए बताना चाह रही थी कि एक बार मैंने अपनी पत्रिका ओजस्विनी के लिए उनका इंटरव्यू किया, उनका साक्षात्कार, तो उन्होंने कहा कि मुझे वीरता अवार्ड मिला है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको किस लिए अवार्ड मिला था, तो बोली मैं ब्रिज पे से दो लड़कियां, एक नहीं 2 लड़कियां एकदम से गिर पड़ी झील में, और मैं उनके साथ मैं साइंस टीचर थी और मैं उनके साथ एकदम कूद पड़ी। तो मैंने कहा ऐसा कैसे बचा पाए आप? बोले आप तैरना जानती थी? बोले तैरना नहीं जानती थी, लेकिन मैं एकदम से कूदी। मुझे ये मालूम था कि वो साइंस के उस नियम से मुझे मालूम था कि ये जब डूबेंगे नीचे तो ऊपर उछल कर आएंगे, और तब मैंने उन दोनों के हाथ पकड़ लिए। मैंने कहा ये तो बहुत ही मतलब ऐसी घटना थी जो बहुत प्रेरणा का काम करती है। नहीं तो कई बार हम सड़क पर भी चलते हुए देखते हैं महिलाओं को लोग चीटाकची करते रहते हैं, उनके साथ गलत बातें बर्ताव करते हैं, लेकिन लोग तमाशा देखने खड़े हो जाते हैं, जिस प्रकार से एक्सीडेंट कोई हो जाता है लेकिन मदद नहीं करता। आनंदीबेन का ये साहसिक कार्य अनेक महिलाओं को प्रेरणा देता है। और लेकिन मैं एक बात अनिला जी, जैसे मैं कह रही थी कि महिला ठीक है, महिमामयी है,
और उसका कोई शत्रु नहीं है नारी के रूप में, वो दुर्गा का रूप है, वो सरस्वती का रूप है, वो लक्ष्मी का रूप है, ये सारी की सारी जो त्रिगुणात्मक शक्तियां हैं वो उसके अंदर है। लेकिन ये देखना पड़ता है कि हम उनका प्रयोग कैसे करें। मैं उदाहरण के लिए लेना चाहती हूँ कि मायावती जी के बारे में आप कोई एक दो बात मुझे बताएं कि जो उन्होंने महिलाओं को वैसे सुधा जी, आपको ऐसा नहीं लगता आज एक ऐसा मौका है जब हमें शायद आधी आबादी की आवाज को ही समझने की कोशिश करनी चाहिए? चलिए, जो एक बात जो जिसने जो किया वो एक फैक्ट है सुधा जी। हम सैल्यूट करते हैं जब जब महिलाओं को ऊपर उठाया जाएगा, उस ताकत को हम सैल्यूट करते हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ महिलाएं अपने को आइडेंटिफाई तो करती ही हैं, पर लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कई बार ऐसी शक्ति हारक नहीं हो जाए, शक्ति ध्वंसात्मक नहीं हो जाए, शक्ति रचनात्मक ही होना चाहिए, राइट डायरेक्शन, सकारात्मक। और ये भारतीय जनता पार्टी की ही एक इस प्रकार की पार्टी है। आप देखिए ना कि लगातार हमारे आनंदीबेन के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब महिलाओं का आनंद द्विगुणित हो चुका है, और वो उस प्रकार केवल गुजरात के आनंद में नहीं, पूरे गुजरात में, पूरे भारत में वो प्रेरणा का स्रोत बनेंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं आप सबकी ओर से मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ, और आपके जी संगम के माध्यम से भी मैं उनको बहुत बहुत उनका अभिनंदन करती हूँ। हम सबकी तो वो सहयोगी रही हैं, हम लोग मार्गदर्शक रही हैं और सहयोग देती रही हैं। बहुत ही सहयोगात्मक प्रवृत्ति की महिला हैं, बहुत सकारात्मक सोच वाली महिला हैं, लेकिन वो भी क्योंकि आरएसएस बैकग्राउंड से और उसी के संस्कारों में रची पची हैं, तो इसलिए उनको भी बहुत ज्यादा एक संतुलन बनाकर, सामंजस्य बनाकर, सहयोगात्मक भाव से चलने की आदत है। वैसे ही कार्य वो करती रही और ऐसे ही उम्मीद है कि उन सारे कामों को उनको आगे ले बहुत बड़ी उम्मीद है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उनके कंधे पर है। अनिला जी, एक सवाल ये करना चाहती हूँ, जैसा अभी यहाँ पर सुधा जी भी कह रही थी कि एक सुरक्षित माहौल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है देश में। एक पहला जो इश्यू है, पहला जो विषय है वो महिला सुरक्षा का ही है। आपको लग रहा है जिस तरीके से, चलिए कमान तो सौंपी ही गई है आनंदीबेन के हाथों में, लेकिन 61 महिलाएं भी इस बार चुनकर आई हैं लोकसभा में। पहली बार आपको 2009 में 59 महिलाएं थी, लेकिन अब आपको लग रहा है जो एक बहुत बड़ा इशू है महिलाओं की सुरक्षा का, वो पूरा हो जाएगा? कम से कम सुरक्षित माहौल तो महसूस करेंगी महिलाएं? देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में भी 21 पॉइंट जो हैं वो महिलाओं के लिए समर्पित हैं, और अगर आप एक एक पॉइंट भी उठाकर देखेंगे तो किस प्रकार से पूरी, अगर हम महिला एज ए श्रेणी ले लेते हैं तो शायद वो कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो छुआ ना गया हो। और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो यही पॉइंट है कि 33% का जो रिजर्वेशन होना चाहिए हमारे पार्लियामेंट और लोकसभा और विधानसभा में, वो रखा गया है। तो ये दिखाई देता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है वो महिला, चाहे वो राजनीतिक रूप में हो या एक सिंपल ट्राइबल महिला है जो गांव में रह रही है, उसको किस प्रकार से सशक्त करना है, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में है। और बीजेपी, मैं कहती हूँ, एक इस प्रकार की पार्टी है जिसने मेरे ख्याल से शायद 4 चीफ मिनिस्टर्स, महिला चीफ मिनिस्टर हमने दी है, चार बिल्कुल, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की 5 हैं, एक उसकी रही। तो बीजेपी की अगर मैं बात करती हूँ तो डेफिनेटली जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि किस प्रकार से हम एक सुरक्षा का माहौल इस देश में दे सकें महिलाओं को, अपनी बच्चियों को, जिस बहुत एक कहते हैं ना कि फ्री होके दिमाग से अगर रात के 8 या 9 बजे भी वो अपने ऑफिस से निकल रही हैं, उन्हें ये डर ना हो या उनकी माओं को ये डर ना हो कि क्या मेरी बच्ची ठीक ठाक वापस आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। क्योंकि इन सब चीजों को देखते हुए मैं आपको बता रही हूं कि बहुत सारे माँ बाप जो हैं बच्चों को, अगर गांव देहात का इलाका आप देख लें तो वो पढ़ने जाने से रोक देते हैं कि नहीं, सुरक्षा नहीं है, आप पता नहीं कैसे लौट पाओगे, कैसे नहीं लौट पाओगे। नौकरी करने से रोक देते हैं, आप कितना भी आरक्षण देते रहो, आप कुछ भी करते रहो, अगर एक सुरक्षा का माहौल आप नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पे महिलाओं को, बच्चियों को, तो आगे मेरे ख्याल से हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। मैं इस दृष्टि से कहना चाहती हूँ कि जो बात आपने कही कि घोषणा पत्र में नरेंद्र मोदी जी का सबसे पहले जब उन्होंने दिल्ली की रैली करी तो उन्होंने सबसे पहला प्रश्न जो उठाया था महिला सुरक्षा के ऊपर उठाया था। उन्होंने ये कहा था कि शीला दीक्षित जी महिला मुख्यमंत्री थी, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के बारे में उन्होंने, जब निर्भया कांड हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई वो हम थोड़ी कर सकते थे सेंटर के पास। हाँ, तो अगर नहीं कर सकती तो इस प्रकार का माहौल बनाने की जरूरत है। पर इसके साथ साथ मैं इन सीमाओं को, लिमिटेशंस को भी समझती हूँ कि कोई भी, बहुत सारे कानून हम बना सकते हैं, हमें एक वातावरण ऐसा तैयार करना है, एक तो जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिल सके, अपराधियों को तुरंत पकड़ा जा सके, ये तो एक सिस्टम है ही। और उसके लिए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए, जो भी व्हीकल्स चाहिए, जो भी हमें सब कुछ साधन चाहिए, वो सब संसाधन उपलब्ध कराए जाना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट को भी महिला पुलिस की संख्या, महिला पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, और जो भी सुविधाएं उनके, जो हम उनका जो इंटरव्यूज वगैरह जब भी हम उनके क्रॉस चेकिंग करते हैं, और तो वो भी उसकी जो प्रक्रिया है, वो प्रोसीजर को जो कोर्ट में और ये सब, उसको और सरल किया जाना चाहिए। लेकिन मैं ये भी साथ साथ कहना चाहती हूँ कि कितने भी कानून बना लिए जाए,
महिलाओं की सुरक्षा, अब 3 साल की बच्ची के साथ उसके घर वाले ही रेप कर देते हैं, उसके घर वालों में कई बार घर में सुरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी और परिवार वालों को भी सब जगह एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा कि इतना बाहरी लोगों से खतरा नहीं रहता जितने अपने नाते रिश्तेदारों से आजकल बच्चियों को भी, छोटी छोटी बच्चियों को भी रहने लगा है। दूसरा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि एक जो माँ, उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करना पड़ेगा कि जो भारत का कॉन्सेप्ट था कि हर स्त्री, बच्ची से लेकर बड़ी वृद्धा महिला तक, उसमें जो माँ की जो स्वरूप देखने की बात थी, उस संस्कार को हम आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कानून किसी भी जगह, हर जगह जाकर सुरक्षा नहीं दे सकता। मॉरल वैल्यूज की जो बात, मॉरल वैल्यूज की टीचिंग जो खत्म हुई है, उसको आगे बढ़ाने की मतलब जब नरेंद्र मोदी जी के कहते हैं ना, विद द एडवेंट ऑफ नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी बात यह है जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की जो पुनर्स्थापना होगी, जो हमने स्वतंत्रता के बाद हम वो नहीं कर पाए किन्हीं भी कारणोंवश, क्योंकि देश नया नया आजाद हुआ था तो और दूसरी प्रायोरिटीज नहीं होंगी, प्राथमिकताएं नहीं होंगी। लेकिन कह सकते हैं कि वाकई अच्छे दिन आने वाले। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। हाँ, बस काम क्या होगा उसके जरिए हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि आगे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब अनिला जी, लास्ट कमेंट आपका चाह रही हूँ। जाते जाते बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि एक महिला होने के नाते हम नरेंद्र मोदी जी को सल्यूट करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने कॉन्फिडेंस अपना जताया है आनंदीबेन जी के कैलिबर में और एफिशिएंसी में। इसी प्रकार से महिलाओं का प्रोग्रेस होता रहे और इसी प्रकार से हमारे, अगर हम खुश हैं तो जहां महिला खुश है, जैसा अभी सुधा जी ने बताया है कि दुर्गा रूपी होती हैं, जितनी भी देवियां होती हैं वो नारी सशक्तिकरण का रूप होती हैं। अगर नारी सशक्त होगी तो इस देश में भी बहुत खुशहाली आएगी। नारी के ऊपर एक कमेंट श्वेता जी अंतिम करना चाहती हूँ। बहुत कम समय है हमारे पास। रौन के बज़्म मेरे दम से है, रौन के बज़्म मेरे दम से है। आपने क्या कमाल कर डाला। महिलाएं जहाँ पर अगर खुश हैं तो वो देश भी आगे बढ़ता है, क्योंकि महिलाएं अगर दुखी हैं तो फिर देश को आगे बढ़ने में भी बहुत मुश्किलें होती हैं। नारी सम्मान सर्वोपरि हो, यही सारी आधी आबादी की भी हमेशा ही मांग रही है। आप दोनों ही खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आधी आबादी के जरिए हम महिलाओं से जुड़े हर एक विषय को उठाते रहेंगे। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।